हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले डिस्कस करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जो कि हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना खाना, ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाएंगे वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, रिस्पिरेशन होता है जब हम सांस लेते हैं। डाइजेशन, जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके पेट में डाइजेस्ट कैसे होगा, उसके बाद एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, वो प्रोसेस होता है डाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीशन। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस टाइप का तो है, पर क्या ये हमारे लिए लाइफ के लिए कंपलसरी है? नहीं, ये लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है। तो आप इसको हटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या स्टडी करना है? न्यूट्रिशन स्टडी करना है, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पिरेशन वगैरह। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या वो देखने को मिलता है हमें? ग्रोथ। ठीक है, जितना ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं, रिस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन होता किस तरीके से है। तो सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को इंटेक किया जाता है, खाना अपने अंदर लिया जाता है। हम खाना कहाँ से लेते हैं? माउथ से लेते हैं। वैसे ही अदर ऑर्गेनिज्म भी खाने को पहले इंटेक करते हैं, उसके बाद खाने का डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन का मतलब है जो भी आपने कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स खाए थे उसको अब जो सिंपली ब्रेक डाउन किया जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो आपने खाना खाया और जो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल में ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे? जो फूड होगा उसमें उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेस्टेड फूड आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो भी फूड आपने खाया था उसका यूटिलाइजेशन, आपकी बॉडी में फूड अब यूज भी तो होगा। लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बने आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे आपकी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। और जो एक्चुअली में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब वो निकलता है उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, पर हाँ डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन दो टाइप का देखने को मिलता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। देखो, ऑटो ऑटो का मतलब होता है खुद से। ऑटो का मतलब खुद से, जो कि खुद से खाना बना सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग भी खाना खुद से ही बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब जो कि नेचुरली खुद से खाना बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी दो कैटेगरी डिवाइडेड है, जो कि है फोटोऑटोट्रॉफिक और केमोटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं। और केमोटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी की मदद से खाना बनाते हैं। किसकी मदद से? केमिकल एनर्जी की मदद से। फिर जो हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं वो होते हैं जो कि एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग। अब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी तीन प्रकार हैं। पहला आपका होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोफिटिक और तीसरा है पैरासिटिक। देखो, होलोजोइक के अंदर होता है क्या कि पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है एक ही बार में। पूरा खाना एक बार में खा लिया जाता है और फिर उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है अमीबा के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमंस किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, तो हम लोग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। हम लोग पूरे खाने को अपने अंदर लेते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बाद में यूज करने के बाद। ठीक है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डीके मैटर के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंजाई हो गया। पैरासिटिक वो होते हैं जो कि दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी दूसरी बॉडी को अपना होस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर फीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कसकटा और लीच। तो आओ इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है वो कैसा होता है? होलोजिक होता है। अमीबा क्या करता है? पूरे फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। अच्छा, किस टेक्निक की मदद से? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। हम देख सकते हैं ये कुछ फीट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जो कि एक्चुअली में होता नहीं है, पर ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? पूरे फूड वैक्यूल को अपने अंदर ले लेता है, सॉरी फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं जो हमारा जो सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन था वो हमें किस में देखने को मिलता है, जैसे कि डेड एंड डीके जो मैटर्स होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। तो कौन कौन है? पेनिसेलियम है, मशरूम है और अपना बैक्टीरिया है। ठीक है, और बात करते हैं अगर पैरासिटिक वाले की, तो कसकटा एक प्लांट है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कसकटा, देख सकते हैं। तो कसकटा किस तरीके से फीड करता है यहाँ हम समझ सकते हैं। कसकटा क्या करता है? जो भी होस्ट रहता है होस्ट के ऊपर कवर कर लेता है, होस्ट के ऊपर खुद को कवर कर लेता है। कसकटा क्या है? कसकटा एक पैरासाइट है। ठीक है, तो पैरासाइट है, ये पूरा देख सकते हैं। तो अरे होस्ट प्लांट क्या है? ये एक ट्री है जिसके ऊपर इसने खुद को कवर कर रखा है। यहाँ भी देख सकते हैं ट्री के ऊपर पूरा एक कवर हो रखा है। ठीक है, तो उससे क्या करता है? अपने न्यूट्रिशन वगैरह कंज्यूम करता है कसकटा। और लीच देख सकते हैं, लीच क्या करती है? लीच जो हमारी बॉडी से ब्लड सक करती है। ठीक है, अगर ये चिपक जाए तो इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। और ये क्या करती है? ब्लड सक करती है हमारी
बॉडी से, जिससे कि इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये भी कैसा है, पैरासिटिक टाइप का है। पैरासिटिक क्या करते हैं, होस्ट बनाते हैं दूसरी बॉडी के ऊपर। अब यहाँ देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो है किस तरीके से खाना बनाते हैं, उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए सनलाइट की, उनको क्या करना है, उनको वाटर चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखा होगा। तो इसकी इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, यानी मैं कह सकता हूँ जो कुछ भी बन रहा है हमारा, वो सनलाइट की एनर्जी के प्रेजेंस में बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये भी हमें छोटी सी बात पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की पहले तो इक्वेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2 हो गया वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है। 6O2 प्लस 6H2O, ये इक्वेशन पूरे तरीके से बैलेंस है। आपको यही वाली इक्वेशन लिखनी है अगर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है तो। ठीक है, इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लें। क्लोरोफिल पता ही होगा आपको, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा CO2 जो रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यानी कि स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, सॉरी, किसमें, प्लांट्स के अंदर। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च हमारा ग्लूकोज का फॉर्म है। तो स्टार्च क्या करता है, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टार्च प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से होता है। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है। होता क्या है, देखो जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल्स खुल जाता है। अभी गार्ड सेल क्या होता है, देखो गार्ड सेल क्या होता है, एक स्टोमेटा पे जो गार्ड सेल होता है वो उसको ओपन और क्लोज करने का काम करता है कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा। तो जब वाटर भर जाएगा इन गार्ड सेल्स के अंदर तो ये खुल जाएंगे, और जब वाटर निकल जाएगा इनके अंदर से तो ये क्लोज कर जाएंगे। अब ये वाटर आ कैसा रहा है, जा कैसा रहा है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्टोमेटा। ठीक है, देखो जब स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन कब होता है, तो इस इमेज में तो आई थिंक सो देख के समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में वाटर ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल ही रहा है। तो ये रहे हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखो कुछ प्लांट्स हमारे डेजर्ट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। डेजर्ट्स के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं उन्हें हम जेरोफाइट्स बोलते हैं। तो जेरोफाइट्स काम क्या करते हैं, यानी डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो देखो रात के टाइम पे वो अपना स्टोमेटा ओपन रखते हैं और दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट के अंदर क्या होता है, पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो दिन के टाइम में स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं। तो दिन के टाइम पे क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं सन से। ठीक है, और मैलिक एसिड को ग्लूकोज में चेंज करता है। अभी मैलिक एसिड क्या होता है, देखो मैलिक एसिड बनता कभी, पहले ये देखो, तो प्लांट जो है CO2 लेता है। ठीक है, और वाटर जो उसने रूट से एब्जॉर्ब कर रखा है वो लेता है। ठीक है, और उससे क्या बनाता है, मैलिक एसिड बनाता है। ये मैलिक एसिड जो है बाद में ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि एज एन एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि डेजर्ट प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ये हम न्यूट्रिशन इन अमीबा जो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और देख लें यहाँ पे, जो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है, तो उसके ऊपर सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, सीलिया हमारे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फूड की मूवमेंट कराते हैं और न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। आगे हम डिस्कस करते हैं अभी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को, यानी कि हम ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले खाना किस में जाएगा, हमारे माउथ में जाएगा। माउथ में क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड होगा, हम खाने को लेंगे माउथ के अंदर। तो माउथ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारे टीथ होता है, टंग होती है, और हमारा सेलेवरी ग्लैंड होता है। टीथ क्या करते हैं, टीथ की मदद से हम खाने को च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। टंग की मदद से हम खाने को रोल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसको स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा क्या, जो मुंह में पानी बनता है। ठीक है, तो ये सलाइवा काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो स्टार्च आता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोस के अंदर, माल्टोस के अंदर चेंज करता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोस के अंदर, जो कि शुगर है। शुगर क्या करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ हम देख के समझ सकते हैं, देखो माउथ का जो एरिया है हमारा ये, ठीक है,
इसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी का मतलब होता है, कैविटी मतलब होता है कोई सा भी खाली इलाका, तो ये खाली एरिया है माउथ का, तो इसको बकल कैविटी बोला जाता है। वैसे जो चेस्ट का खाली इलाका होता है उसको थोरेसिक कैविटी बोला जाता है। ठीक है, तो माउथ में क्या क्या होता है, टंग होती है हमारी। टंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि टंग में ही खाना वगैरह, रोल वगैरह हम सब कुछ करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज जो कि क्या करेगा, सलाइवा निकालेगा, वहाँ से फिर खाना गीला हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ऑसोफेगस में जाएगा। ये क्या आपकी फूड पाइप है। फूड पाइप के अंदर क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। फूड पाइप के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से खाना आपके स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक में कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा होता है म्यूकस। देखो, पेप्सिन का काम रहता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना बॉडी के अंदर। HCl का काम रहता है कि जो भी खाना आ रखा है उसको अच्छे से खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करेगा कि एसिडिक मीडियम तैयार करेगा स्टमक के अंदर। म्यूकस का काम रहता है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर HCl भी रिलीज हो रहा है, तो उससे अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना होता है स्टमक की, तो ये काम करता है म्यूकस। म्यूकस करता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, फिर खाना कहाँ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है लीवर, एक होता है पेनिक्रियास। ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करते हैं। बाइल जूस का काम रहता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि जो भी फैट वाला खाना है उसको खत्म करने का काम बाइल जूस करेगा। पेनिक्रियास के अंदर से पेनिक्रियाटिक जूस निकलता है। पेनिक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन सा होता है, एक होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लिपेज। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कराना। ट्रिप्सिन का काम रहता है प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स के अंदर कन्वर्ट करना, यानी प्रोटीन्स का डाइजेशन हेल्प करवाना। लिपेज का काम रहता है फैट्स को तोड़ के वो लिपिड्स के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है विलाय। विलाय क्या काम करता है, विलाय जो जितना भी खाना आ रखा है, ठीक है, उसको जो है स्टोर करता है, मतलब लेता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे लेता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि खाना हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि विलाय के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं फिर से। एक चीज़ याद रखना, क्या बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, एक चीज़ याद रखना क्या, कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में एट द एंड में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है अच्छे से। उसके अलावा फिर खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और जो भी बचा खुचा मटेरियल है वो हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। देखो, बाहर जब निकल रहा है तो इसे हम इजेशन बोलते हैं, इसे हम एजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या, ये एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन वो एक्चुअल वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि निकल रहा है, इजेशन वो प्रोसेस है बताना कि वो बाहर इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, खाना हमने खाया अपने माउथ में। खाना माउथ से क्या हुआ, सेलेवरी ग्लैंड्स की वजह से इसमें सलाइवा बना, और सलाइवा के साथ मिलते हुए रोल करते हुए खाना फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ हमारा एसोफेगस से कहाँ चला गया, हमारा स्टमक तक जाएगा। स्टमक के अंदर कौन कौन से जूसेस रिलीज होंगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लीवर कौन सा जूस रिलीज करता है ध्यान रखना है। ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम होता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग एरिया रहता है वो होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ड्यूडेनम है, ये ज्यूजनम है, ये एलियम है। ठीक है, तो ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हुआ करता था पर अब इतना नहीं पूछा जाता इसको। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि कौन कौन से जूस रिलीज होते हैं, लीवर से कौन सा होता है, पेनक्रियास से कौन सा होता है। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, स्टमक के अंदर से कौन कौन सा होता है। ठीक है, डायफ्रागम, डायफ्रागम तो यार ये ऊपर का एरिया होता है जो कि क्या करता है, आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग करता है। ठीक है, बीच में डिफरेंस बनाता है एक। उसके अलावा पता होना चाहिए खाना हम जो भी खाएंगे एट द एंड वो कहाँ से निकल जाएगा, हमारे एनएस से होते हुए पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डायग्राम तो यही वाला बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखेंगे और इसको इजीली बना के आएंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन ऑलरेडी। हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, माउथ के अंदर क्या बन रहा था, ऑफकोर्स सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा बन रहा था। स्टमक के अंदर HCl बनता है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या होती है अपनी, वही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसके अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, लिपेज, ट्रिप्सिन बनता है, मुझे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो है ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अलावा फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है, ऑयल्स एंड फैट्स का, किसके अंदर, लिपेज के अंदर होता है। पेनक्रियास क्या करता है भाई साहब, पेनक्रियास अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, लिपेज बनाता है, एमाइलेज बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विलाय क्या होती है, विलाय मैंने बताया कि कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये क्या करते हैं,
ये हमारे खाने में से ये हमारे खाने को एट दी एंड में ब्लड्स के अंदर पहुंचाता है। देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स। तो खाना क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा फूड पार्टिकल, जो भी एनर्जी लास्ट में आई है, और वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करेगी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। अच्छा, प्रेजेंट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आपका विलाय होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विलाय पे आमतौर पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। वहीं जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग होता है जब आप सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसलिए इसको एक फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है। रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये नोज़ है आपकी, नेजल पैसेज, यहाँ से क्या करेगी, आपने एयर अंदर ली, फिर वो कहाँ गई, फेरेंक्स में गई, फिर आपकी लैरिंक्स में गई, फिर ट्रैकिया में, फिर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, फिर आपके लंग्स में गई, लंग्स के अंदर कहाँ, लंग्स के अंदर आपके बहुत सारी ब्रोंचियोल्स हैं, ब्रोंकाई है, उसके अंदर फिर एलोवेली है, फिर एलोवोलस है, एलोवेलर सैक है। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। उससे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फर्क क्या होता है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और एनारोबिक सिर्फ आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एरोबिक के अंदर ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन होती है, एनारोबिक के अंदर कम एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, एरोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज ए एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एनारोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ये चार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या, पहले जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज क्या होता है हमारा, C6H12O6 होता है। तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लूकोज के, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं रिस्पायरेशन के अंदर, टूट जाते हैं। कैसे, पहले किसके अंदर देखते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म मैंने देखा कि साइटोप्लाज्म मेरा एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर आता है। यानी कि पहला कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है भाई पाइरूवेट। क्या बनता है, पाइरूवेट। क्या होता है, पाइरूवेट होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और साथ में कुछ एनर्जी फॉर्म होती है, साथ में कुछ एनर्जी फॉर्म होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ से क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे कि एक हम चेक करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी होती, किसके अंदर देखने को मिलती है, ईस्ट के अंदर मान लो, तो उस केस में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इथेनॉल फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगी और एनर्जी फॉर्म होगी। और जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो आपका 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये कहाँ होता है, ये हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। मसल सेल्स में कैसे, जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी जो मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सोर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है उनके अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन के आयन्स बढ़ जाते हैं। समझ आ रहा है, तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करता रहता है, बार बार एनर्जी को रेगुलेट करता है और एसिडिक होने से बचाता है। तो कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि लैक्टिक एसिड से मसल सोरनेस होती है, तो ये बात गलत है। लैक्टिक एसिड तो एक्चुअली में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। लैक्टिक एसिड जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एनर्जी को जनरेट कर रहा है। एक्चुअली में जो मसल सोरनेस होती है वो तो आपके हाइड्रोजन के आयंस के बढ़ने की वजह से होती है, इसलिए एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए लैक्टिक एसिड जो काम करता है। सुनने में अजीब लगेगा पर ये ट्रू है। ठीक है, और साथ में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, कम होती है काफ़ी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है हमें, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गायब है। यहाँ अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, आपने पढ़ रखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बहुत सारी ATP जनरेट करता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो इस केस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, यानी सांस लेते वक्त बाहर निकाल देते हैं, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे देखो, एलिवली क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिवली। एलिवली के अंदर हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है किस तरीके से, देखो, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एलिवली की जो वॉल्स होती है बहुत ही थिन होती है और इनका सरफेस क्या होता है, और इनका सरफेस कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, इनका सरफेस मॉइस्ट होता है, यानी नमी होती है उस पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड्स के अंदर जो है हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रैवल करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। अब ये क्या है, ये हेमोग्लोबिन क्या है, ये प्लाज्मा क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक करके। ठीक है, उससे पहले रिस्पायरेशन आपने यहाँ देखा था, नेसल पैसेज से पहले एयर जाएगी,
ठीक है। फेरिंग्स होते हुए लैरिंग्स क्या होता है आपका, लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया आपकी विंड पाइप होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है यहाँ पे विंड पाइप को, ठीक है। लंग्स आपको बताइए क्या होता है। रिब्स क्या होती है, रिब्स की हड्डियाँ होती हैं जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। ये सारी बोन्स होती हैं हमारे यहाँ पे। डायफ्रागम क्या होता है, देखो डायफ्रागम होता है जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा ये जो डायफ्रागम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कैसा कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वापस तो ये कैसा हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है। तो हमारा डायफ्रागम कैसा हो जाता है उस टाइम पे, रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लंग्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत सारे ब्रॉन्चियोल्स आगे जाके डिवाइड हो रहे हैं, जिसके लास्ट में क्या मिलता है हमको, एल्वेओल मिलता है, एल्वेओलर सैक मिलता है, जिसके अंदर गैसेस का एक्चुअली में एक्सचेंज होता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर एक्चुअली में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा लंग्स यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, ये खराब दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये दिल्ली वाले का लंग है, ठीक है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, EQ भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही लंग्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, देखो दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है और वीन है। आर्टरी और वीन है, ठीक है। आर्टरी का काम क्या रहता है वो देखेंगे अभी, और वीन का काम क्या रहता है वो भी देखेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वीन्स के ऊपर वाल्व होते हैं, वाल्व, ठीक है, और यहाँ पे वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व क्या होता है, वाल्व होता है जो कि ब्लड फ्लो के टाइम पे खुलता बंद होता रहता है, ठीक है। तो ये वीन के अंदर होता है, आर्टरी के अंदर नहीं होता। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। एक ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर। देखो कुछ हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो कुछ हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, और ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा पूरा फ्लूइड कंटेंट है, देख सकते हैं पूरा फ्लूइड जो येलो विश टाइप का दिख रहा है आपको, लाइट येलो विश टाइप का, ये पूरा फ्लूइड क्या है आपका, प्लाज्मा है। हर एक चीज़ काम में आती है, कैसे काम में आती है अभी डिस्कस करते हैं। एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स क्या काम करती है हमारी, प्लेटलेट्स हेल्प करती है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। कैसे, मान लो आपको चोट वगैरह लग जाए तो क्या होता है, आपकी बॉडी से ब्लड फ्लो करता है बाहर की तरफ, तो होता क्या है कि आपके जो प्लेटलेट्स रहती हैं वो यहाँ पे आके एक्टिवेट कर जाती हैं। एक्टिवेट करके क्या बनाती है, यहाँ पे एक क्लॉट बनाती है। उस क्लॉट की मदद से क्या होता है कि आपका ब्लड जो है अब बॉडी से बाहर नहीं निकलता, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, एक्सेस ब्लड बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के ये फ़ायदे होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हाँ, अगर कई बार ये हमारी ब्लड वेसल्स बॉडी के अंदर अगर बन जाए ब्लड क्लॉट, तो ये हमारी जान भी ले सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बंद हो सकता है, ठीक है। इसे ब्लड क्लॉट अंदर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लड क्लॉट हमारे लिए वैसे फायदेमंद होता है अगर बाहर में चोट वगैरह लग जाती है तो, क्योंकि ये एक्सेस ब्लड को निकलने से रोकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं सांस, क्योंकि पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, देख सकते हैं यहाँ पे। फिशेज है हमारी, फिशेज किससे सांस लेती है, गिल से लेती है, हमें इतना तो पता है गिल से सांस लेती है। तो देखो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व रहती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, इस वजह से वो सांस ले सकते हैं पानी के अंदर भी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि पानी के अंदर कम ऑक्सीजन होती है, कम होती है, इसलिए इनको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। यानी इनका ब्रीथिंग रेट कैसा होता है, फास्टर होता है, इनका ब्रीथिंग रेट कैसा होता है, फास्टर होता है, ठीक है। तो इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर होता है, क्यों फास्टर होता है, क्योंकि पानी के अंदर कम लेस O2 हमारी डिसॉल्व रहती है, ठीक है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमारे गैसेस का एक्सचेंज जो कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ऑक्सीजन, कितनी लाइट और कितना टेम्परेचर अवेलेबल है, ठीक है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमें याद करना है, अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, ब्लड का होता है। हमारी बॉडी में पूरा ब्लड फैला हुआ है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या करता है, बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टेड फूड को ट्रैवल कराता है फ्लूइड के थ्रू। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, जिसके अंदर ऑक्सीजन हमारी ट्रांसपोर्ट करती है। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं। प्लेटलेट्स का काम रहता है ब्लड क्लॉट के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो यार तीन तीन टाइप की होती है हमारी, कौन कौन सी, आर्टरीज होती है, वीन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज जब ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसकी जो वॉल रहती है सेल की वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और इलास्टिक होती है। इसके अंदर वेल्व्स नहीं होते। वेल्व्स क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, चालू करते हैं, ठीक है। वेल्व्स इसके अंदर नहीं होते हैं।
वीन्स क्या करती है, वीन्स हमारे ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है। आर्टरीज क्या कर रही है, दूर लेके जा रही है। वीन्स क्या कर रही है, पास लेके आ रही है। वीन्स के अंदर प्रेशर कम होता है, ठीक है, लो प्रेशर होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये थिन होती है और नॉन इलास्टिक होती है, और इसके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने देखा था। कैपिलरीज का काम क्या रहता है, कैपिलरीज हमारी सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है, सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कराती है। इसके अंदर मीडियम प्रेशर होता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ही कैरी करती है। ये बहुत ही थिन होती है, और इसकी जो वॉल रहती है वो सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी होती है, एक सिंगल सेल के बराबर थे कितनी इसकी जो है वॉल होती है, और इसके अंदर भी वेल्व्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमें याद रखनी है, क्या भाई, ये तो याद रखनी पड़ रही बहुत सारी चीज़ें, हाँ तो रखनी पड़ेंगी, बिना याद किए काम चलेगा नहीं। देखो पल्मनरी आर्टरी, अभी पल्मनरी क्या है, एओर्टा क्या है, इधर बॉडी के अंदर है ना, पढ़ना तो पड़ेगा जो भी है। देखो पल्मनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एओर्टा हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को अवे अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाना, ठीक है, इसको याद रखना। वेना कावा हमारी सबसे बड़ी वीन है, लार्जेस्ट वीन है, इसका काम है ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, ठीक है। तो आओ अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखो ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स क्यों बनाए हमने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर जाती है। अब क्योंकि ये हमारी किसके पास जाएगी, अभी तो ये हार्ट के पास जाने वाली है ना, अभी तो ब्लड हार्ट के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे काम कौन करेगा, वीन काम करेगी। कौन सी वीन, पल्मनरी वीन। कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड। अरे भाई ये क्या है, देखो यहाँ तो हमने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जो हमारी पल्मनरी वीन होती है, पल्मनरी वीन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसको याद रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं पल्मनरी वीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, कहाँ तक लेके जाएगी, हार्ट में लेके जाएगी। ये हमारा हार्ट है, हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी। लेफ्ट एट्रियम क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, और ये भी वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट। इससे पता चलता है कि हार्ट हमारा 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, यानी हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक बात और याद रखनी, जितने ज़्यादा चैम्बर होते हैं बॉडी में, मतलब हार्ट के अंदर, ठीक है, चैम्बर होंगे, उतना ही अच्छा खासा हम जो क्या कर पा रहे हैं, अपना ब्लड सर्कुलेट कर पा रहे हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे आगे, पहले आगे बढ़ते हैं। देखो तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड गया, अब यहाँ पे वैल्व लगे हुए हैं। वैल्व मैंने अभी बताया क्या काम करते हैं, ठीक है, ब्लड को रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से तो ब्लड कहाँ गया हमारा, फिर वेंट्रिकल के अंदर गया, वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ से क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था मेरा, ये मेन आर्टरी के होते हैं। आर्टरी क्यों, क्योंकि अवे फ्रॉम हार्ट, अब हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम हार्ट यानी कि आर्टरी। आर्टरी क्या करेगी, मेन आर्टरी जो कि एओर्टा है, एओर्टा कौन सी आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वो कहाँ लेके जाती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ये ब्लड पहुंच जाता है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर काम आ जाता है किसका, वीन का। वीन क्या करेगी, फिर से इस ब्लड को हार्ट के पास लेके जाएगी। तो वीन यहाँ से क्या करती है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस्तेमाल कर लिया है, और अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना रह चुका है, ठीक है। तो वापस ये हार्ट में लेके जाएगी, राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से वेंट्रिकल से होते हुए हमारी पल्मनरी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी क्या करती है, हार्ट से दूर लेके जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से इसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। ब्लड को एक्सेल नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, मतलब, ठीक है। ये मत सोचना कि ब्लड एक्सेल कर देंगे बॉडी के अंदर से, नहीं। ब्लड तो आपका इसी प्रोसेस के अंदर बार बार कंटिन्यू चलता रहेगा, रिपीटेशन के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टाइप की ब्लड सर्कुलेशन होती है। पहले आपकी पल्मनरी होती है, और दूसरी आपकी सिस्टमैटिक होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ट का डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। हार्ट का डायग्राम अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको नीचे इसका डायग्राम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने ये डायग्राम बना रखा है पूरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड हमारी ह्यूमंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस यहाँ हो रहा है, पल्मनरी वीन्स क्या कर रही है, लंग्स से लेके आ रही है ब्लड को, ठीक है। फिर सेकंड पे ये क्या कर रहे हैं, हमारे मेन आर्टरी क्या कर रही है, इसको लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। याद रखना, इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो ऐसे भी इजीली इस डायग्राम को बनाया जा सकता है। तो ठीक है, तो देख सकते हैं ये रहा हार्ट हमारा। हार्ट के अंदर क्या होता है, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्व्स क्या करते हैं, वेल्व्स का काम रहता है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है, ये खुलता बंद रहता है, जिससे क्या होता है, ब्लड हमारा फ्लो करता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर हमारे, कितने चैम्बर होते हैं टोटल, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से।
देखो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ज़्यादा चैम्बर का मतलब होता है कि बेटर सेपरेशन कर पाएंगे हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, तो ब्लड क्या होगा, अच्छे से सेपरेट हो पाएगा। और इसका मतलब है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचेगी। ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी तो उससे ज़्यादा एटीपी रिलीज होगी। एटीपी मतलब ज़्यादा एनर्जी बनेगी, और ज़्यादा एनर्जी क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या है, देखो ठंड के टाइम पे होता क्या है, आपकी बॉडी गर्म रहती है अंदर से। बॉडी गर्म क्यों रहती है? क्योंकि बॉडी के अंदर हीट है। अब ये हीट कैसे बनती है? एनर्जी की वजह से बनती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? देखो हीट की वजह से एनर्जी बनती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा चैम्बर मतलब ज़्यादा अच्छा खासा रिस्पायरेशन हमारे लिए। तो आगे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही डायग्राम है जो कि हमने ब्लॉक डायग्राम के रूप में ऊपर अभी देखा था, जहाँ पे क्या होता है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, ये हमारी बॉडी है। बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ये लंग्स। ठीक है, लंग्स होते हैं, और ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, और ये बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, ब्लड को फैलाते हैं। तो जो भी हम लेंगे राइट, वो हमारे हार्ट से हमारे कहाँ से, लंग्स होते हुए आएगा, हार्ट में होते हुए। ठीक है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और एट द एंड पूरा हम देख पाएंगे कि फाइनली वो क्या करेगा, हमारे वापस ऑफकोर्स लंग्स में ही आएगा, और क्या करेगा, बाहर ब्लड बाहर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एक्सेल होती है फिर एट द एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पानी है, मिनरल है, फूड है, वो प्लांट के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ह्यूमंस का तो देख लिया ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का, अब प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें होती है इसके अंदर, जाइलम और फैलम होता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो जाइलम का काम रहता है वाटर और मिनरल को लेके जाना, वाटर और मिनरल को प्लांट में लेके जाना। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जाता है पानी को। ठीक है, ऊपर से नीचे लेके नहीं आ सकता मिनरल या पानी को। ठीक है, और ये जो ट्रांसपिरेशन पुल का जो यूज़ करता है, ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ग्राउंड से चीज़ों को खींचता है, पुल करता है, तो इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। फिल्म के अंदर क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फिल्म हमारा जो बाई डायरेक्शन होता है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है फूड जो, और नीचे भी आ सकता है। ये एटीपी जनरेट का काम करता है, एटीपी जनरेशन करता है। ठीक है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जब प्लांट्स के अंदर जरूरत से ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको वो रिलीज कर देते हैं। उसको रिलीज क्यों करते हैं, जिससे कि उनका जो है टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो कैसे, देखो दिन के टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब है उस टाइम पे कम ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, फोर्स लगता है, ये कह सकते हैं उसका। ठीक है, और नाइट के टाइम पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम इसको यहाँ समझ सकते हैं। देखो, तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ट्रांसपिरेशन काम रहता है कि जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको अपने ऊपर से ये हटा देता है। क्या करता है, उसको वेपर्स की फॉर्म में निकाल देता है वाटर को। ठीक है, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि जाइलम क्या करता है, सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जाता है मिनरल और वाटर को। ठीक है, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ छोटा सा मिस हो गया, इसको कवर कर लेते हैं। देखो हमने डिस्कस किया था कि पल्मोनरी और सिस्टमैटिक मिला के हमारी डबल सर्कुलेशन होती है। तो पल्मोनरी का मतलब होता है जो हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सिस्टमैटिक के अंदर क्या होती है, सिस्टमैटिक हमारी हार्ट और बॉडी के बीच में होती है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिस्टमैटिक कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है सिस्टमैटिक, प्रश्न ये उठता है। तो देखो यहाँ पे सिस्टमैटिक हो रही है, यहाँ पे सिस्टमैटिक हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे हो रही है, पल्मोनरी हो रही है। यहाँ पे पल्मोनरी, यहाँ पे सिस्टमैटिक। ठीक है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें, एक्सेस वाटर नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, मिनरल सॉल्ट्स कुछ ऐसे बाहर निकल जाते हैं जो कि शायद चाहिए भी हो ना भी चाहिए हो, वो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो एक्सेस वाटर कैसे निकलता है बॉडी से, जैसे कभी स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है, यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी यूरिन के टाइम पे भी निकलते हैं। ठीक है, लाइक जैसे पोटेशियम वगैरह हो गया, तो वो ऐसे इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं कि बहुत सारी मात्रा के अंदर निकल जाता है, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी अचानक से, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में फॉर्म होते हैं वेस्ट की फॉर्म में, और वो निकल जाते हैं। तो
अब देखो एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन पता है आपका, यूरिन फॉर्मेशन होता है ना। ये क्या है, आपकी किडनी है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के समझ में आ रहा है एक आईफोन, नहीं आईफोन समझ नहीं आ रहा है, तो किडनी है, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है हमारी बॉडी में, क्या करती है, फिल्टर करती है। कैसे फिल्टर करती है, क्या फिल्टर करती है, अभी देखते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको आइडिया तो है ही, क्या होता है इसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर चीज़ें काम कैसे करती है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी के अंदर। तो एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। किडनी क्या करती है, किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन को, ठीक है, और एलिमिनेट करती है टॉक्सिन्स को, जो भी बॉडी में वेस्ट वगैरह उसको बाहर निकालती है। यूरेटर का काम क्या होता है, यूरेटर का काम क्या होता है, यूरेटर का काम रहता है यूरिन को ब्लेडर तक लेके जाना। जो भी यूरिन बनता है उसको कहाँ लेके जाती है, ब्लेडर तक लेके जाती है, ये होता है आपका ब्लेडर, ठीक है, यहाँ तक लेके जाती है। यूरिनरी ब्लेडर का काम रहता है यूरिन को स्टोर करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यूरिनरी ब्लेडर का काम रहता है यूरिन को स्टोर करके रखना। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा से आप जो है जो भी यूरिन है उसको आउट करते हैं बॉडी से आउट ही कर देते हैं, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन, अभी यूरिन बनता कैसे है, तो पहली चीज इसके अंदर आती है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन के अंदर होता है क्या, जो भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, ठीक है, वाटर है, एम्यूनो एसिड्स है आपके ब्लड से जो मिले हैं, ठीक है, कुछ फिल्ट्रेट्स निकले हैं, ठीक है, इनिशियल फिल्ट्रेट थे, वो आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाते हैं। किस में जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में। ये बोमेंस कैप्सूल कहाँ होती है, तो देखो ये होती है बोमेंस कैप्सूल। इसका डायग्राम आई डोंट थिंक सो इतना क्लियर है यहाँ पे, पर कोई नहीं, हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, इसको दिखा सकते हैं। ये रहा, देखो ये होती है हमारी बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर हमारा जितना भी वेस्ट वगैरह है, फिल्ट्रेट वगैरह बोमेंस कैप्सूल के अंदर पहुंचता है। उसके बाद वहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये तो नहीं कि हमारी बॉडी से सब कुछ निकालना है, नहीं। तो वहाँ पे जो यूजफुल जो सब्सटेंस हमें देखने को मिलते हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। उसके बाद आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ये ट्यूब होती है, देखो बहुत सारी ट्यूब्स होती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती है, यहाँ देख सकते हैं, देखो कितनी सारी ट्यूब्स हैं यहाँ पे, ये देखो ट्यूब्स हैं बहुत सारी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्यूब्स के स्ट्रक्चर हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी आपका वेस्ट वगैरह वो सिक्रीट करता है, फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, देखो ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है, उसके बाद फिर आपका कहाँ जाता है, यूरेटर के अंदर। कहाँ जाता है फिर, यूरेटर के अंदर। अब यूरेटर के बाद क्या होता है वो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, यूरेटर के बाद क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो प्लांट्स भी तो एक्सक्रीशन करते हैं, तो प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स के अंदर में कैसे देखने को मिलता है, जैसे वो अपनी पुरानी लीव्स को गिरा देते हैं, पुरानी लीव्स उनकी पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर रेजिन्स बनते हैं जो कि स्टिकी मटेरियल होता है, लेटेक्स टाइप होता है, गम्स वगैरह बनते हैं। और ये लेकिन बनते कहाँ हैं, ये उनके ओल्ड जाइलम सेल्स के अंदर बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्लांट्स के अंदर एक क्वेश्चन भी आता है, क्या हमारा स्टार्च प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो नहीं, स्टार्च तो क्या करता है, प्लांट को एनर्जी दे रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, बाकी ये सारे इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो हाँ, बोमेंस कैप्सूल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है पूरा ओवरऑल, ठीक है। तो अभी हमने इसको ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मिस हो गई थी, उसको हम अभी यहाँ कवर कर लेते हैं। लिम्फ, लिम्फ हमने ऊपर देखा था, फ्लूइड जो होता है, इस लिम्फ जो हमारा कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और ये काम करता है एब्जॉर्प्शन का और ट्रांसपोर्टेशन का। क्या एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट का करता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसका काम रहता है बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करना, और फ्लूइड बैलेंस भी हमारी बॉडी के अंदर रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो मेंटेन रहना चाहिए, इसका काम भी कौन करता है, लिम्फ करता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है जिसको कि इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।